हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार से एडा क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं ओरिजिनल पेपर। और जो ये आज पेपर जो लेके आए हैं ये है अम्बाड़ा कैंट का पेपर है, रोहतक भर्ती का पेपर है। लास्ट तक वीडियो तक बने रहें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। देखिए, जो कंप्यूटर का जो विश्व में जो आविष्कार है, कंप्यूटर का जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है। तो कंप्यूटर का जनक है वो चार्ल्स बेब्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? चार्ल्स बेब्स को माना जाता है। और भारतीय सुपर कंप्यूटर का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है विजय भाटकर को। किसको माना जाता है? विजय भाटकर को माना जाता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। देख, ईस्ट इंडिया की जो कंपनी की जो स्थापना है वो कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है, आप सबको पता है, 1600 ईस्वी में हुई थी। और इस समय जहांगीर का शासनकाल था। किसका? जहांगीर का शासनकाल था। और जो इस कंपनी का जो लगाने का जो परमिशन जो दी गई थी वो जहांगीर द्वारा दी गई थी। और उस समय जब इस कंपनी को या कारखाने को स्थापित किया गया था उस समय अस्थायी कारखाने की परमिशन जहांगीर द्वारा ली गई थी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि पहला कारखाना कब स्थापित किया गया। तो पहला जो कारखाना जो है वो 1600 में स्थापित किया गया। और ये ध्यान रखें वो सूरत में किया गया था। कहाँ किया गया था? सूरत में, सूरत गुजरात में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो वो सूरत गुजरात में किया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1600 ईस्वी में की गई थी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन किसको जोड़ती थी। भारत की जो प्रथम बुलेट ट्रेन जो चलेगी वो किन दो शहरों के मध्य चलेगी, किन दो शहरों को जोड़ेगी? तो वो चलेगी अहमदाबाद और मुंबई के बीच। अहमदाबाद यानी गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच चलेगी। और इसकी जो लंबाई है, जो दूरी जो है वो है 508 किलोमीटर। क्या है? 508 किलोमीटर इसकी दूरी है। और इसका जो कार्य जो निर्माण जो शुरू हुआ था, जो इसका कार्य शुरू हुआ था वो कब हुआ था? 2017 में। कब हुआ था? 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। और अहमदाबाद और मुंबई के मध्य चलेगी। और दूरी जो है वो 508 किलोमीटर है। और ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। चलिए आगे, बस इतना ही पूछा जाता है कि किस दो शहरों के मध्य चलेगी। और एक पूछा जाता है कि इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। और ये 2017 में हुआ था। और अहमदाबाद और मुंबई के मध्य चलेगी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो दिल्ली में स्थित है, आप सबको पता ही है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय उसकी स्थापना कब हुई। तो उसकी स्थापना जो है वो देखिए 15 अगस्त 1949 को हुई थी। कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1949 को हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो कहाँ है। तो वो लंदन का है। किसका है? विश्व का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वो लंदन का है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5, सार्क के सदस्य देखिए सार्क जो है एक ये संगठन है। और इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वो कितनी है? सदस्य संख्या देश जो है वो 8 है। सार्क संगठन से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इसकी स्थापना पूछी जाती है, और एक सदस्य की कुल संख्या पूछी जाती है, और एक पूछा जाता है क्वेश्चन की निम्न में से सार्क का सदस्य है, निम्न में से या सार्क का देश संगठन का सदस्य नहीं है। तो देखिए, पहला इसका संगठन जो है सदस्य वो पाकिस्तान है, दूसरा जो है वो अफगानिस्तान है, तीसरा जो है वो नेपाल है, और चौथा जो है वो भूटान है, और पांचवा जो है वो बांग्लादेश है, और छठा जो है वो मालदीव है, और सातवां जो है वो श्रीलंका, और आठवां जो देश है वो भारत है। क्लियर है? फिर इसकी स्थापना जो है वो है 1985 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और मुख्यालय पूछा जाता है, इसका मुख्यालय जो है वो है काठमांडू नेपाल में।
क्लियर है। सार्क देश में सदस्य की जो संख्या है वो 8 है और स्थापना है वो 1885 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी? देखिए एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की जो नीति थी वो हिटलर की थी। किसकी थी? हिटलर की थी। और हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। क्या था? एडोल्फ हिटलर था। इसको शॉर्ट में हिटलर कहते हैं। एक क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, यही क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ था एक लोग एक राज्य और एक नेता। तो ये ध्यान रखें, इसी को कहा जाता है एक जनता का मतलब एक लोग और एक राष्ट्र का जो मतलब है वो एक राज्य। एक जनता की जो नीति थी वो एडोल्फ हिटलर की थी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7, कलहरी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कलहरी जो मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है? कलहरी मरुस्थल जो है वो दक्षिण अफ्रीका देश में है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। ये शुष्क मरुस्थल है। शुष्क रेतीला और घास का मैदान क्षेत्र है, मरुस्थल है ये और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। देखिए आप सबको पता ही है भारत में जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक किस राज्य में है? 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की है और न्यूनतम या कम है वो सिक्किम की है। किसकी? सिक्किम राज्य की न्यूनतम या कम और सर्वाधिक है वो उत्तर प्रदेश की। आप सबको पता ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी। देखिए छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। आज जो ये क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं ये पहले हमने पेपर में काफी लगभग पेपर में देखने को मिला है, तो इसलिए बोलते हैं बार बार जिनका 15 जनवरी को एग्जाम है या 26 फरवरी को जिनका एग्जाम है वो ज्यादा से ज्यादा पुराने पेपर को सोल्व करें, क्योंकि ये जो पैटर्न है जीके का जो आज पैटर्न जो चल रहा है ये एक पहले पेपर में भी हम सोल्व कर चुके हैं। सेम पैटर्न, यही पैटर्न लगभग पहले किया और आज करें, तो इसलिए बार बार बोलते हैं कि पेपर ज्यादा से ज्यादा सोल्व करें लास्ट समय में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल जो होता है पद पर वो 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 11, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? देखिए बिहू जो है वो किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तो बिहू जो है वो असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है? अजंता की जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और औरंगाबाद की दो प्रमुख विशेष जो बार बार जो चर्चित जो है वो 2 गुफाएं हैं। एक तो अजंता की गुफाएं और एक एलोरा की गुफाएं। एलोरा की जो गुफाएं है वह भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र की गुफाएं जो है वो 3 गुफाएं पूछी जाती है। एक तो ये गुफाएं होगी, अजंता की गुफाएं, दूसरी एलोरा की गुफाएं और एक तीसरी पूछी जाती है एलिफेंट की गुफाएं। किसकी? एलिफेंट की गुफाएं पूछी जाती है। और एलिफेंट की जो गुफाएं हैं वो मुंबई में स्थित है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तीनों पूछी जाती है। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद में है और जो एलिफेंट की जो गुफाएं हैं, एलिफेंट गुफाएं जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित, तीनों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए रूसी क्रांति का जो जनक है वो किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो लेनिन को कहा जाता है। किसको? लेनिन को कहा जाता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1917 में। ये भी ध्यान, रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। और इसका जनक जो है वो लेनिन को कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे गहरा महासागर। देखिए ये क्वेश्चन जो है हम प्रत्येक 6 पेपर हमने पहले सोल्व किए, 6 में लगभग ये क्वेश्चन मिला था कि सबसे गहरा महासागर। तो सबसे गहरा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है, सबसे गहरा और सबसे बड़ा। और प्रशांत महासागर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है? एक क्वेश्चन तो ये सबसे गहरा जो गर्त है वो मेरियाना गर्त है। मेरियाना जो गर्त है वो ये पूछा जाता है कि सबसे गहरा गर्त या सबसे गहरी खाई कौन सी है? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त या मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? तो वो प्रशांत महासागर में स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर
15 मोहन बागाना किस खेल की टीम है? देखिए विशेष चैंपियन टीम है ये मोहन बागाना जो है वो किस खेल से रिलेटेड, किस खेल की टीम का नाम है? तो फुटबॉल टीम का नाम है मोहन बागाना। चलिए आगे, साइंस दूसरा भाग ब में, भाग ए तो सेम था, पहले पेपर में भी पूछा गया, लेकिन भाग जो बी जो है भाग ब, ये देखिए थोड़ा सा लेवल हाई मिलेगा, इसमें बस भाषा ही चेंज है। वर्णदत्ता का दोष किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? कि वर्णदत्ता जो रोग होता है ये एक अनुवांशिक रोग होता है, ये एक अनुवांशिक रोग होता है जिसको बोलते हैं हम कलर ब्लाइंड। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंड। और कलर ब्लाइंड के लिए आप सबको पता है इसके निवारण के लिए अभी तक किसी कोई भी लेंस नहीं है, तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अभी तक इसका कोई निवारण नहीं मिला। और यह वर्णदत्ता जो है एक पूछा गया कि ये एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग वो होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, और ये होते हैं, ये आरएनए के बताया जाता है कि आरएनए में असमानता होने के कारण होता है। तो यह एक अनुवांशिक रोग है जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंड। तो इसका अभी तक कोई भी निवारण नहीं है, निवारण के लिए कोई लेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, 2 या 2 से अधिक। देखिए 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से निश्चित अनुपात में सहयोग से बना पदार्थ कहलाता है। 2 या 2 अधिक तत्वों मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग से बना पदार्थ जो होता है उसको यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 18, तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। देखिए वो किस घटना से दिखाई देते हैं? तारे जो है वो अपवर्तन, एक्चुअल में तारे टिमटिमाते नहीं है, वो पृथ्वी सतल से हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं, इसलिए इसको घटना को अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन की एक घटना और याद रखें, किसी भी कांच के गिलास के बर्तन में पेन या पेंसिल जब हम डालते हैं तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, ऐसे दिखाई देती है, तो वो भी अपवर्तन का उदाहरण है। किसका है? अपवर्तन का उदाहरण है। और दूसरा एक क्वेश्चन, कांच के गिलास में सिक्का डालने से वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जब कांच के बर्तन में जब सिक्का डालते हैं तो ऊपर लेंस की तरह ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है, तो भी अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 19, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए फूलों के अध्ययन या पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। और पेडोलॉजी जो है वो मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं। पेडोलॉजी जो है वो मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं। डेंड्रोलॉजी जो है पेड़ पौधों के अध्ययन को या पेड़ों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। और पेडोलॉजी जो है वो मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं। और एंथोलॉजी जो है वो पुष्पों या फूलों के अध्ययन को कहते हैं। यह भी ध्यान रखें। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 20, बर्फ पिघलने पर उसका आयतन पर प्रभाव पड़ता है। देखिए जब बर्फ पिघलती है, सबसे पहले तो देखिए हमने घर में देखा होगा पानी यहाँ तक होता है लेकिन बर्फ अपना आकार जो है वो यहाँ तक गिरती है ऊपर तक। तो आयतन क्या है? जब बर्फ जमती है तो आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। पानी यहाँ तक था, बर्फ यहाँ तक है, तो आयतन क्या है? जब बर्फ जमती है तो उसका आयतन क्या है? बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। और जब यहाँ क्या पूछा गया? बर्फ पिघलने पर, जब बर्फ पिघलेगी तो पानी के आयतन में कोई प्रभाव नहीं होगा यहाँ, तो आयतन क्या होगा? घटेगा यहाँ से यहाँ तक। तो राइट आंसर होगा बी। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है और जब बर्फ जमती है तो आयतन क्या है? बढ़ता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 21, चंद्र ग्रहण तब होता है जब। देखिए चंद्र ग्रहण जो होता है वो किस स्थिति में होता है? चंद्र ग्रहण जो है इसका राइट आंसर होगा, देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी। देखिए ये सूर्य हमारा, सूर्य, फिर क्या कहते? सूर्य और चंद्रमा, ये हमारा चंद्रमा के बीच पृथ्वी, तो पृथ्वी है। क्या हो गया? पृथ्वी। तो देखिए सूर्य जो है, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, सूर्य वो अपनी स्थिति पे ही रहेगा, अपनी स्थिति पर चेंज होंगे, कभी चंद्रमा इधर आएगा तो कभी पृथ्वी इधर आएगी। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण जब होता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी, बीच में सूर्य और चंद्रमा, ये चंद्रमा है। ठीक है,
चंद्रमा और सूर्य के बीच जब पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा बीच में आता है, सूर्य यहीं आता है, यहाँ चंद्रमा आ जाता है और यहाँ पृथ्वी। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 22, ध्वनि का तारतव तो निर्भर करता है। देखिए ध्वनि का जो तारतव जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो आवर्ती पर निर्भर करता है। क्या करता है? आवर्ती पर निर्भर करता है। ध्वनि के, देखिए ध्वनि के जो होती है, ध्वनि का जो संख्या जो होती है, ध्वनि की जो संख्या के जो चक्कर जो होते हैं, चक्कर जो चलते हैं ध्वनि के प्रति मिनट में जो चक्कर चलते हैं उनको आवर्ती बोला जाता है। उनकी संख्याओं को, उनकी चक्कर की संख्याओं को आवर्ती बोला जाता है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु। देखिए कोई भी धातु है किसी के साथ, जैसे एसिड है, एसिड के साथ प्रतिक्रिया करती है तो उसको प्रतिक्रियाशील बोला जाता है। तो क्रियाशील, सबसे क्रियाशील जो धातु है वो पोटेशियम धातु है। कौन सी है? पोटेशियम धातु है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूनतम प्रतिक्रियाशील धातु, न्यूनतम प्रतिक्रियाशील जो धातु है वो तांबा होती है, कॉपर यानी Cu। कॉपर जो है वो सबसे न्यूनतम क्रियाशील है, न्यूनतम क्रिया करती है, और सर्वाधिक जो क्रिया करती है वो पोटेशियम धातु करती है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 24, लोहे का अयस्क है। देखिए लोहे का अयस्क है, लोहे का जो अयस्क है वो हेमेटाइट है। क्या है? हेमेटाइट है। और सिडेरेटाइट जो है वो भी लोहे का अयस्क है, और मैग्नेटाइट जो है वो भी लोहे का अयस्क है। तीनों जो है ये लोहे के अयस्क है। ध्यान रखिए ज्यादातर ये पूछा जाता है, मैग्नेटाइट और दूसरा हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो तीनों लोहे के अयस्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा? देखिए किस तत्व का परमाणु जो है, परमाणु क्रमांक अलग होता है, परमाणु अलग होता है, तो परमाणु जो है सबसे छोटा जो होता है वो हीलियम का होता है। किसका होता है? हीलियम का होता है। अगर बात करें सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो है वो लिथियम का होता है। सबसे बड़ा जो है लिथियम का होता है, सबसे छोटा हीलियम। ये परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। कार्बन में परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो 6 होते हैं। कार्बन में परमाणु क्रमांक जो कितने होते हैं? 6 होते हैं। और हीलियम में जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो 2 होते हैं। और हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक होते हैं वो 1 होते हैं। और लिथियम में जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो 3 होते हैं। क्लियर है? कार्बन में परमाणु क्रमांक 6 होते हैं, हीलियम में परमाणु क्रमांक 2 होते हैं, और हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक 1 होते हैं, और लिथियम में 3 होते हैं। और परमाणु का सबसे छोटा जो होता है, परमाणु जो सबसे छोटा जो होता है वो हीलियम का होता है, और सबसे बड़ा जो होता है वो लिथियम का होता है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने बनाई, या सर्वप्रथम आवर्त सारणी या आवर्त सारणी के जनक है वो किसे कहा जाता है, तो वो मेंडलीफ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक या सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाई थी। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 27, आरएनए। आरएनए, आरएनए का मुख्य कार्य, देखिए आरएनए जो कार्य करता है वो करता है प्रोटीन का संश्लेषण। किसका? प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो आरएनए में होता है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक जो होता है वो किस रंग के प्रकाश में होता है, तो वो लाल रंग के प्रकाश में होता है। किसके? लाल रंग के प्रकाश में। और न्यूनतम जो होता है वो मुख्यतः, देखिए 2 माने जाते हैं, हरा और बैंगनी। मुख्यतः बैंगनी रंग में होता है। अगर बैंगनी रंग ऑप्शन में नहीं हो तो हरा रंग होगा। ठीक है? न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो हरा, और सर्वाधिक जो है वो लाल रंग में होता है। इसलिए खतरे के या रोड पे जो चिन्ह होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। ठीक है? सर्वाधिक जो चमक जो होती है, संश्लेषण जो करते हैं प्रकाश का, वो लाल रंग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कि वन अनुसंधान जो संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो देहरादून में स्थित है। कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 30, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का जो तेल है वो किस पौधे द्वारा प्राप्त किया जाता है? तारपीन का जो तेल है वो चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है। और चीड़ के जो पौधे हैं वो सर्वाधिक हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसमें? हिमालय क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का, वहां पाए जाते हैं। देखिए मैथ का क्वेश्चन, 5,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर, देखिए 5,000 रुपये की राशि है, साधारण ब्याज 5% की दर से, 5% की दर से 5 वर्ष
के लिए उधार दी जाती है तो राशि का ब्याज ज्ञात करो। देखिए ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो मूलधन कितना है अपना 5000, दर कितनी है 5%, समय कितना है 5 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 5 25, 25 इंटू 50, 25 पंजे 125 बराबर 10। तो कितना हो गया ब्याज जो है वो 1250। राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 32। राज 100 रुपए में एक छाता खरीद कर 10 रुपए के लाभ पर बेच दिया तो छाते का विक्रय मूल्य बताओ। मतलब कि राज ने कितने का छाता बेचा। देखिए मैथ की क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ज्यादा जो लेवल जो बढ़ाया जाता है पेपर का या तो वो जीके से बढ़ाया जाता है या विज्ञान साइंस से बढ़ाया जाता है। तो मैथ जो है वो बिल्कुल लो लेवल की ही आती है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 100 रुपए का छाता खरीदा और 10 रुपए का लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य मतलब कितने में बेचा। तो क्लियर सी बात है 110, 100 और 10, 110 रुपए में बेचा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 33। यदि 495 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए 495 को 6 से विभाजित किया जाए भाग दिया जाए तो शेषफल क्या। शेषफल वो होता है जो किसी भी संख्या को पूर्ण भाग ना हो, पूर्ण भाग नहीं जाता हो, बटे में नीचे शेष बचता हो 2 या 3 या 1, जो भी शेष जो बचता हो पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उस संख्या में हर कंडीशन में शेषफल बचेगा। देखिए 495 कितना पूछा है 6 से, तो 6 8 48, 1 5 नीचे आ गया, 6 दूनी 12, तो शेषफल कितना बचा 3 बचा। कितना बचा 3, तो राइट आंसर इसका सी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। देखिए पूर्ण वर्ग कौन सी है। पूर्ण वर्ग जो संख्या है वो 16 81 है। देखिए 41 का वर्ग होती है, इनटू करके देख लेना ठीक है। 41 का जो वर्ग है वो 16 81 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। हल करें 100 का 25%। देखिए यहाँ का लिखा हो या ओफ लिखा हो, का या ओफ का जो मतलब होता है वो इनटू होता है। तो इसने पूछा 100 का इनटू 25%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना लग जाएगा 100, 2 0 तो 25 का 100 का 25% 25 होता है। यहाँ संख्या दे दी जाए मानो 200, 200 का 25%, तो प्रतिशत हटाएंगे 100 लग जाएगा, 2 0 से 2 0, 25 इंटा 25 दूनी 50, तो 200 का 25% कितना होगा 50। यहाँ बस संख्या चेंज मिली या तो ओफ मिलेगा या का मिलेगा ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो इसका राइट आंसर सी होगा 25%, 25 होगा। चलिए 36। एक व्यक्ति की तनख्वाह, एक व्यक्ति का जो तनख्वाह जो है, जो सैलरी जो है वो कितनी है 20,000 रुपये। यदि तनख्वाह में 14% की वृद्धि होती है। देखिए 14% सैलरी को क्या है बढ़ाया जाता है, वृद्धि होती है तो नई तनख्वाह, तो 2000 पहले पुरानी तनख्वाह थी और नई तनख्वाह कितनी होगी। देखिए 20,000 रुपये जो तनख्वाह ये कितने प्रतिशत है 100% है, 100% है। बढ़ाई कितनी है 14, तो बढ़ोतरी हुई तो कितनी हो गया इंटू 114। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, अब इंटू कीजिए 114 इंटू 2, 2 0 बाद में ऐड कर देंगे 8 2 2 2 2 2, तो नई सैलरी जो होगी वो 22,800 होगी 14% वृद्धि होने के बाद। देखिए ऑप्शन में 22,800, डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 37। यदि किसी अंक को 2 गुना किया जाए, कोई अंक है जिसको 2 गुना किया जाए और उसमें 5 जोड़ा जाए, तो अंक तो जोड़ने के बाद जो कुल अंक होगा वो 6 होगा, तो वह अंक क्या होगा। देखिए इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 गुना किया जाए और उसमें 5 फिर जोड़ा जाए, तो वह संख्या जो कुल है वो 6 होगी। तो देखिए ए, देखिए पहले 5 को 2 से करेंगे तो ये 1 होगा, 1 को 5 में जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो राइट आंसर ए होगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, डबल करेंगे तभी 10 हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 50 प्लस 0.5 ही होगा, 0.5 होगा तो 5.5 ही होगा कुल, तो ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए
20 आदमी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं तो बताओ उसी कार्य को 40 आदमी कितने दिन में करें। देखिए 20 आदमी हैं, 20 आदमी है, कुल काम सबसे पहले इस कंडीशन में कुल काम देखें। 20 आदमी 20 दिन में करेंगे तो मतलब 20 आदमी 20 दिन में करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाए, 400 काम हो गया। यानी कि 20 आदमी 20 दिन में 400 काम कर देंगे। उसी काम को यानी 400 काम को 40 आदमी कितना करें तो भाग दे देंगे 40 आदमी 10 से, तो 40 आदमी इस कार्य को कितना 10 दिन में करेंगे। 20 आदमी 20 कार्य को करते हैं तो उसी कार्य को 40 आदमी कितने दिन में, तो सबसे पहले इसमें कुल कार्य निकाल लेना। कुल कार्य कितना आ गया अपना 400 आ गया और फिर 40 से भाग दे देना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 39, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जोड़फल क्या होगा। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या है उनका योग क्या होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो 9999 होती है और 4 अंकों की सबसे छोटी जो है वो 1000 होती है। देखिए 1 2 3 4 और बड़ी संख्या होती है वो 999। अगर 3 अंकों की पूछा जाए तो 3 अंकों की 999 होती है और 3 अंकों की सबसे छोटी जो होती है वो 100 होती है। 2 अंकों की पूछी जाए बड़ी संख्या तो 99 और 2 अंकों की छोटी होती है वह कितनी होती है 10। तो देखिए 9 9 9 और 1 10, 10,999 ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 40, दी गई विकल्पों से श्रेणी को पूरा करें। देखिए जो निम्न जो श्रेणी दी गई है इसको पूरा करें। तो 7 का डबल है 7 दूनी 14 और फिर 14 का डबल कितना है 28 और 28 का डबल कितना है 56। तो 56 का डबल कितना होगा 112, कितना होगा 112, बी राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 41, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ बताए। देखिए 18 वस्तु है, मानो 18 वस्तु जो है वो 10 रुपए की है, का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 15 वस्तुएं बेच दी, 10 रुपए की 18 खरीदी और 10 रुपए में 15 बेचती, तो यानी कि क्या हुआ लाभ हुआ। 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य कितने का लाभ हुआ 3 का, कितने का लाभ कितने का हुआ 3 का हुआ। कितने पर लाभ हुआ 18 पे बेचने पे तो नहीं हुआ, 15 पे बेची तब क्या हुआ था लाभ हुआ। तो 15 से 15 पे बेचने पर लाभ हुआ था इंटू 100 कर देंगे लाभ। तो 5 ये कितना हो गया, सॉरी यहां नीचे आएगा ये, तो ये हो गया अपना 5। तो 5 को काट देंगे कितना 20, ये नीचे आएगा 100, ये ध्यान रखना ठीक है। तो 20% का लाभ हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 42, पता लगाएं छोटी इकाई जो 12 15 20 से भाग हो जाए और पूर्ण वर्ग हो। ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी हो और 12 15 20 से विभाजित हो जाए, पूरा भाग चला जाए। देखिए 1600 जो होती है वो 40 का वर्ग होता है, 7 जा रहा है किसी का नहीं होता, तो ये कट हो गया ऑप्शन। 3600 जो है वो 60 का वर्ग होता है और 900 जो है वो 30 का वर्ग होता है। अब देखिए इन तीनों संख्या में तीनों संख्या का भाग जा रहा है, 12 का इसमें नहीं जा रहा है ठीक है, इसमें 20 का जा रहा है। फिर 60 में देखिए 12 पंजू 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, तो ये राइट आंसर। इसमें देखिए इसमें नहीं जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, 20 का नहीं जाएगा, सिर्फ 15 का जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 3600। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 43, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कोण के आधार पर त्रिभुज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समकोण, एक होता है आदि कोण, एक होता है समकोण त्रिभुज। तो 3 प्रकार के कोण होते हैं, तो राइट आंसर डी होगा। न्यून कोण, समकोण और आदि कोण, 3 कोण हो गए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 44, एक क्रिकेट खिलाड़ी और कोच की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि कोच की आयु को निकाल दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाएगी, तो कोच की आयु ज्ञात करो। देखिए सबसे पहले कह रहे हैं एक क्रिकेट खिलाड़ियों, एक क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो होते हैं, एक क्रिकेट टीम में खिलाड़ी होते हैं वो 11 होते हैं। फिर क्या बोला है एक कोच और एक कोच की औसत आयु, तो यानी एक कोच, तो कुल कितने हो गए 12, 12 की कितनी औसत आयु है इंटू कर देंगे 18।
यदि कोच की आयु को निकाल दिया जाए तो औसत 1 वर्ष घटेगा। कोच की आयु को निकाल देंगे, कोच को निकाल देंगे तो कितने बचे पीछे खिलाड़ी? 11। औसत भी बता रहा है कि 1 वर्ष कम हो जाएगा तो इंटू 17 कितना हो गया? 17। अब इसको गुणा करेंगे, ठीक है। देखिए 12 8 96 6 हासिल 9, 12 एकम 12, 12 और 9 होता है 21, तो ये आ गया 216। अब करेंगे इसको 11 को, 11 7 है 77 हासिल 7, 11 एकम 11 एक 18, तो अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 29 वर्ष। कितना आ जाएगा? 29 वर्ष। डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 45। एक आयताकार का आधार 12 सेमी है, ऊंचाई 5 सेमी है, तो आयतन का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए हमें दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो आयत का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई जो होती है वो आधार को बोला जाता है। आधार को क्या बोला जाता है? लंबाई बोला जाता है। तो 12 सेमी इंटू 5 सेमी, 5 सेमी, तो 12 5 60 सेमी क्या हो जाएगा? इंटू में सुकेर हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा 60 सेमी सुकेर। चलिए रीजनिंग। दिए गए विकल्पों में से क्रम अगला पद ज्ञात करो। देखिए क्रम दिए हुए हैं ए बी सी डी, 3 पद दिए हुए हैं ए बी सी डी, फिर दिया हुआ ई एफ जी। तो देखिए यहां गैप है, ए बी सी है तो डी का क्या हुआ? गैप हो गया। कितने का गैप हुआ? 1 का। उसके बाद दिया हुआ है एल, जी के बाद सीधा एल, तो देखिए जी के बाद क्या दिया हुआ है? एल, एल यहां है, कहां है? यहां है, और जी के बाद है दिया हुआ, तो कितने का गैप हुआ? 1 2 3 4, यहाँ कितने का गैप है? 4 का। एल आई के। उसके बाद देखिए के के बाद है एल, फिर उसके बाद डायरेक्ट क्या है? एम है, तो कितने का गैप है? 1 का गैप है। तो क्लियर है, पहले 1 का, फिर 4 का, फिर 1 का, तो ओ के बाद 4 का। देखिए ये हमारा ओ हो गया, ठीक है। तो ओ के बाद है 4 का, तो पी क्यू आर एस और टी, तो गैप आएगा वो क्या आएगा? टी आएगा। उसके बाद क्या आएगा? टी, टी के बाद क्या आएगा? यू, यू के बाद क्या आएगा? वी। ये देखिए टी यू वी, देखिए तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे। किसी सांकेतिक भाषा में ए वाई एस को बी ए टी लिखा, तो बी वाई एस को क्या लिखा जाए? देखिए ए लिखा हुआ है, ए को बी लिखा हुआ है, अगला पद लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ वाई, वाई के बाद ए, तो मतलब पीछे से एक छोड़ के, पीछे से क्या है? एक का गैप, फिर लिखा हुआ एस, एस से अगला पद होता है टी, तो अब देखिए बी, बी से अगला पद क्या है? सी, तो सी देखिए हमारा इस ऑप्शन में नहीं, ये कट हो गया, इसमें है, इस ऑप्शन में नहीं है, 2 ऑप्शन क्या हो गए? कट हो गए। फिर देखिए आगे क्या दिया हुआ है? वाई, वाई का विपरीत क्या होगा? ए, पीछे से क्या होगा? ए, तो ए किसमें है? 2 नंबर पे देखिए, इसमें सी है लेकिन ए नहीं है, तो ये कट हो जाएगा, तो राइट आंसर ए होगा। और एस के बाद क्या होगा? टी आएगा, तो ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए 48। दिए गए विकल्पों में से दी गई श्रेणी का रिक्त अंक ज्ञात करें। देखिए खाली स्थान जो है उसकी पूर्ति करें। 1 4, 4 2 का स्क्वायर होता है, 16 जो है वो 4 का होता है, 25 है वो 5 का होता है, 36 है वो 6 का होता है, तो 7 का क्या हो गया? 49, 8 का कितना हो गया? 64, और 9 का 81, और 10 का 100, तो राइट आंसर होगा इसका 49। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 49। यदि एक सांकेतिक भाषा में 157 को XTZL लिखा जाए तो 2346 को NPSU लिखा जाएगा, तो उसी सांकेतिक भाषा में 23549 को क्या लिखा जाएगा? देखिए दो को क्या लिखा जाएगा? यहां देखिए इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो इसमें 2 को क्या लिखा गया? N लिखा गया। क्या लिखा गया?
एन लिखा गया। तो एन सबसे पहले किस किस ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में, एक ऑप्शन ये कट हो गया। उसके बाद देखिए 3 इसमें नहीं है, इसमें है, तो 3 को क्या लिखा गया है, पी, एन पी, एन पी, देखिए एन के बाद पी, ये कट हो गया, इस 2 में पी है। उसके बाद एस, एस जो है, एस को क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है, क्या लिखा गया, 4। तो हमारा अगला है 5, तो 5 को क्या लिखा गया, 5 देखिए 5 यहाँ है, तो 5 को लिखा गया टी। देखिए एनपीटी किस में है, एनपीटी इसमें है, एनपीटी इसमें भी है और इसमें भी है। अगला देखिए 4, फिर 4 को क्या लिखा गया, एस, और फिर 9 देखिए, तो 9 को क्या लिखा गया, एल। ये देखिए किस ऑप्शन में है, राइट आंसर डी होगा, डी में है NPTSL। देखिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, मछली जैसे जल से संबंधित है, मछली जो है वो जल में रहती है, संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित, तो चिड़िया जो है वो आकाश में रहती है, आकाश में उड़ती है। तो राइट आंसर बी होगा। तो कैसी लगी आज की क्लास, उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे सेडा क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।